हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइज, आज हम लोग सॉल्यूशंस का इजी ट्रिक पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग कम से कम टाइम में सॉल्यूशन को हम लोग चैप्टर को खत्म करेंगे। बच्चों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने पूरा सॉल्यूशन चैप्टर सिर्फ एक पेज पर यहाँ पर लिख के रखा है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा एक पेज पर ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन चैप्टर है। पूरा सॉल्यूशन चैप्टर कितने मार्क का वेटेज है बच्चों? कितने मार्क का वेटेज है विथ ऑप्शन? विथ ऑप्शन सॉल्यूशन का 6 मार्क का वेटेज है। विदाउट ऑप्शन तो 4 मार्क का है, राइट। विथ ऑप्शन 6 मार्क का वेटेज है, तो 4 से 6 मार्क्स। ठीक है, डेफिनेटली आप सिर्फ और सिर्फ ये एक ही पेज पर है, सिर्फ एक पेज पर है, ये आप देख सकते हैं। ये सिर्फ एक पेज पर ये सॉल्यूशन पूरा कवर है एक्चुअली। ठीक है, तो शुरू करते हैं यही चीज जो मैं यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है। ओके, तो ये आपको सॉल्यूशन का सिंपल सी ट्रिक, इजी सी ट्रिक, जिससे कि आपको शॉर्ट पीरियड में, ठीक है, थोड़े से कम समय में आपको ये पूरा सॉल्यूशन चैप्टर याद हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी कि इस सारी चीजें इतने बड़े चैप्टर को कैसे याद रखा जाए। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं फिर विदाउट वेस्टिंग का टाइम सॉल्यूशन। ठीक है, शुरुआत करनी है बच्चों, कहां से हमें शुरुआत करनी है? हमें सिंपली आपको शुरुआत करनी है सॉल्यूशन के डेफिनेशन से। ठीक है, सॉल्यूशन का डेफिनेशन। अब डेफिनेशन अगर आप याद रख लो तो सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू थिंग्स। ठीक है, तो आपको सिंपली चीज याद रखनी है बच्चों, एक चीज, दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, क्या याद रखना है? होमोजेनियस मिक्सचर, इतना याद रखो, आपको आपका काम हो जाएगा। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। फिर आप सेंटेंस तो बता ही सकते हो, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस। तो इतना आसान है दोस्तों। मेन जो कंटेंट है, मेन जो पॉइंट है, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। मेन जो वर्ड है किसी भी आंसर का, किसी भी डेफिनेशन का, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। सारी चीजें आपकी खत्म हो जाती है। अंडरस्टूड? क्लियर हो रहा है ये चीज? तो ये है बच्चों सॉल्यूशंस के रिलेटेड। ठीक है, डेफिनेशन हो गया। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन चले जाता है फिर फटाफट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में बच्चों कितने टाइप के सॉल्यूशंस है? 9 टाइप के सॉल्यूशंस है ना टोटल। ठीक है, आपको सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रखनी है वहां पे। पहले तो आपको स्टेट्स ऑफ सॉल्यूट ऐड करना है, स्टेट्स ऑफ सॉल्वेंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो फिर देखो, स्टेट्स ऑफ सॉल्यूट, स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, एंड उसके ऊपर से एग्जाम्पल। एग्जाम्पल तो आप आप हाउस होल्ड एग्जाम्पल भी लिख सकोगे। ठीक है, तो नंबर 1 स्टेट्स ऑफ सॉलिड। पहले सॉलिड, सॉलिड का स्टेट एक कॉमन रखना है, जैसे कि सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो पहला वाला दैट इज से सॉलिड, एक यहां पे कॉमन रख दो, दैट इज लिक्विड। एक सीक्वेंस याद रख लेना, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड एंड सॉलिड गैस। ठीक है, सॉलिड लिक्विड सॉलिड 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 गैस। तो देखो, मैंने एक स्टेट्स ऑफ सॉलिड वो एक कॉमन रखा है, यहाँ पे याद हो जाएगा सीधा। एंड स्टेट ऑफ अ लिक्विड, स्टेट्स ऑफ सॉल्वेंट, लिक्विड सॉलिड गैस, इस तरह से। तो हमें एग्जांपल लिखना है सिर्फ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड कौन सा है? डाइल्यूट सॉल्यूशन कोई सा भी, जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे सी वाटर। ठीक है, सी वाटर में क्या रहता है बच्चों? सी वाटर में रहता है कॉमन सॉल्ट एंड वाटर। तो कॉमन सॉल्ट तो स्मॉलर अमाउंट है, सोल्यूट है। ओके, एंड लिक्विड वाटर सॉल्वेंट। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड क्या होगा बच्चों? मेटल अलॉय एग्जाम्पल है जो हम लोग यूज करते हैं हाउस होल्ड। मेटल अलॉय, स्टेनलेस स्टील, स्टील आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस के लिए एग्जाम्पल कौन सा है बच्चों? तो सॉलिड इन जो भी वोलाटाइल से सॉल्यूट है, उसको आपको याद रखना है, लाइक आयोडीन इन एयर, कैम्फर इन एयर। आप कैम्फर जो घर पे यूज करते हैं वो भी आप देख सकते हैं। नैप्थेलिन बॉल्स इन एयर। ठीक है, मैंने आयोडीन लिखा है, बट जस्ट यू गो विद द नैप्थेलिन बॉल्स। कैम्फर जो घर पे यूज होती है वो सारी मिक्सचर, ये सही सारी चीजें हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते ही हैं। तो ये हो गया सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस। डन विद दिस। अब ये देखो यहाँ पे, अब सॉलिड हटा दो यहाँ पे। नाउ हमें आपको लिखना है लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस। समझ में आ गया? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सिर्फ आपको यहाँ पे चेंजेस करने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड लिक्विड क्या होगा? चलो, अल्कोहल वाटर में डिजोल्व है तो इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर एग्जाम्पल हो गया। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड स्मॉलर अमाउंट में होना चाहिए, सॉलर ग्रेटर अमाउंट में। तो एमेल्गम ले लो, एमेल्गम जिंक एमेल्गम अलॉय,
जिंक Hg अलॉय। अब यहाँ पे बच्चों जो मैंने अलॉय पहले पिछली बार लिखा था वो मेटल सॉलिड मटेरियल में सॉलिड स्टेट में होता है उसके लिए लिखा था, ठीक है। जिंक जनरली प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, बराबर है। एंड सॉरी आई एम सॉरी, जिंक नहीं, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट और ये जिंक है। तो जिंक एंड मर्क्यूरी का जो अलॉय है दैट इज अमेल्गम अलॉय कहते हैं, जहां पे मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में ये जिंक। एंड देन लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस का एग्जांपल कौन सा लिख सकते हैं बच्चों, दैट इज क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन नाइट्रोजन गैस, क्लोरोफॉर्म वोलाटाइल लिक्विड इन नाइट्रोजन गैस, ये एग्जांपल हो गया, ठीक है, ये एग्जांपल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो कॉमन ही रहेगा, स्टेट्स ऑफ सॉल्वेंट, लिक्विड, सॉलिड, गैस, यहाँ पे चेंज करना है। अभी फाइनली क्या बचा बच्चों, गैस। तो गैस, ये गैस एंड गैस, तो सिंपल सी चीज है, सिंपल से वे हम लोग याद रख पाएंगे कि कौन सा टाइप का सॉल्यूशन है, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड गैस, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड गैस। अब यहाँ पे गैस लिक्विड, गैस सॉलिड, गैस गैस, स्टेट्स ऑफ सॉलिड एंड स्टेट्स ऑफ सॉल्वेंट याद रखना है। गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड के लिए बच्चों सिंपल सी एग्जांपल है सॉफ्ट ड्रिंक, यस क्या है एग्जांपल, तो सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक में होता है ना वैसे, सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है कि गैस प्रेजेंट इन अ लिक्विड, गैस प्रेजेंट इन अ लिक्विड स्टेट। ओके, गैस इन सॉलिड, गैस होना चाहिए लाइक हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम, एंड देन गैस इन गैस तो डेफिनेटली मिक्सचर ऑफ एयर और एयर, ये जस्ट जनरल एग्जांपल है। ये हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम है, आप अनसैचुरेशन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों एग्जांपल्स हो गए। तो ये सारे सिंपल से आप जो शायद टाइम, कितने टाइम लगा होगा, हार्डली हमने 2 या 3 मिनट में ये सारी चीजें कवर कर ली हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं फिर द नेक्स्ट थिंग दैट इज सॉल्युबिलिटी। ओके, सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी में क्या करना है बच्चों, क्या एग्जैक्टली सॉल्युबिलिटी है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। सॉल्युबिलिटी यानी क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम, बस इतनी चीज याद रखो आप, डन हो गया ये डेफिनेशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम, सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में होना चाहिए, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन। फैक्टर अफेक्टिंग ऑन सॉल्युबिलिटी, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी के ऊपर, factors affecting on solubility। ओके, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन सॉल्युबिलिटी कौन कौन से फैक्टर है, तो पहला है फैक्टर दैट इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब याद कैसे रखेंगे इसको, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को, एक चीज याद रखो बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो क्या याद रखना है, सिंपली आपको याद रखना है दैट इज लाइक डिसॉल्व लाइक। क्या याद रखना है बच्चों, लाइक डिसॉल्व लाइक, ये एक फॉर्मूला याद रखो, लाइक डिसॉल्व लाइक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ये वर्ड याद रख दिया, लाइक डिसॉल्व लाइक, डन, खत्म हो गया आपका, ठीक है। जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए हमने पढ़ा क्या, होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर डेफिनेशन याद हो जाती है, ठीक है। उसी तरह से नेचर ऑफ अ सॉल्यूट लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है। नेक्स्ट वन दैट इज से द इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ओके, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में बच्चों क्या रखना है, द सॉल्युबिलिटी चेंजेस डिपेंड अपॉन द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन एंथैल्पी, चलो डन, डिपेंड्स ऑन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इतना याद रखो हो जाएगा। टेम्परेचर पे देखो जनरली क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, बट प्रोसेस भी याद रखनी है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तो इतना डिटेल लिखना जाना नहीं है, सिंपली लिखना है दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन सॉल्यूट डिपेंड्स अपॉन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, डिपेंड्स ऑन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, डन, क्लियर हो गया। ओके, फाइनली थर्ड इज प्रेशर, ठीक है। प्रेशर में बच्चों हमें यहाँ पे लर्न होना करना है हेनरीज लॉ, ठीक है, हेनरीज लॉ, ठीक है। हेनरीज लॉ के लिए क्या है स्टेटमेंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। क्या याद रखोगे बच्चों, एक ही चीज, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। एस यानी सॉल्युबिलिटी, पी यानी प्रेशर, एस यानी क्या है सॉल्युबिलिटी, पी यानी प्रेशर, बस इतनी चीज याद रखो, डन, क्लियर हो गया। तो फिर स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, द लॉ स्टेट्स दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, solubility of gas in liquid directly proportional to pressure, डन। बहुत बार हेनरीज लॉ पूछा है, इसका आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाल दो तो के एस इज इक्वल टू के एच इंटू पी, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, वेयर एस इज द सॉल्युबिलिटी, के एच हेनरीज कांस्टेंट एंड पी इज द प्रेशर। क्लियर हो गया। शॉर्ट ड्यूरेशन में हार्डली 1 मिनट लगा होगा आपको ये लर्न करने के लिए। एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी क्या है? एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, हेनरीज लॉ। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, एस यानी सॉल्युबिलिटी, पी यानी प्रेशर, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इतना भी लिख दिया, हो गया काम आपका, डन, अंडरस्टूड। चलो ओके, अब चले जाते हैं आगे, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ solution of liquid in liquid, ओके, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। क्या यहां पे याद रखना है बच्चों? हमें याद रखना है रॉल्स लॉ, ठीक है। क्या याद रखना है हमें? वी हैव टू यस रिमेंबर द रॉल्स लॉ। हाँ जी, रॉल्स लॉ में अभी स्टेटमेंट याद रखना है। स्टेटमेंट को क्या करेंगे? जस्ट सिंपल सी स्टेटमेंट है, द पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल, मैं वीपी लिख रहा हूं यहां पे शॉर्ट में, दैट इज वेपर प्रेशर। सो द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ये देखो सिंपल सी चीज है, पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाई इट्स मोल फ्रैक्शन। चलो बस इतनी चीज ध्यान में रखनी है आपको। क्या रखना है? यही सिंपल सा स्टेटमेंट है। देखो, पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई इट्स मोल फ्रैक्शन। तो आपको सेंटेंस में याद रखना है उसको, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाई इट्स मोल फ्रैक्शन। ये स्टेटमेंट है, बट उसको आपको वर्ड में आसानी से लिख पाओगे जब आप इतनी चीज ध्यान में रखोगे, ठीक है। क्या याद रखोगे? ये सारी चीजें याद रखोगे, दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर, वीपी यानी क्या? वेपर प्रेशर ऑफ दैट प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाई इट्स मोल फ्रैक्शन। डन विद दिस? क्लियर हो गया? चलो क्लियर, अंडरस्टूड। सो गाइज, ये है अबाउट द रॉल्स लॉ। एंड देन सिंपली इक्वेशन इसको याद रखना है। तो इक्वेशन में बच्चों आपको याद रखना है, दैट इज P1 इज इक्वल टू x1 इंटू पी नॉट वन एंड P2 इज इक्वल टू x2 इंटू पी नॉट टू, जहां पे P1 क्या एक्सप्रेस कर रहा है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट, P01 इज वेपर प्रेशर ऑफ दैट प्योर कंपोनेंट। टोटल प्रेशर कैसे लिखेंगे बच्चों? ठीक है, टोटल प्रेशर अगर लिखना है तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है। P1 की वैल्यू तो है ऑलरेडी, दैट इज P01 इंटू x1 प्लस यहाँ पे P02 इंटू यस x2, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे मैं लिख लूंगा, दैट इज x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x1, क्योंकि ऑलरेडी हमें ये पता है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2, तो x1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, नॉट 2 एक्चुअली 1। तो x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2, तो ये आ जाएगा P01 1 माइनस x2 प्लस P02 इंटू x2। तो फिर फाइनली यहाँ पे हम लोग इक्वेशन लिख लेंगे, दैट इज, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है बट नो नीड टू राइट द स्टेप, इसको P01 से मल्टीप्लाई करेंगे, x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, बट जस्ट सिंपली विल गो, दैट इज P02 माइनस P01, ये x2 कॉमन हो जाएगा, प्लस P01। ये हमारे लिए फाइनल इक्वेशन हो गया रॉल्स लॉ के लिए। स्टेटमेंट तो देखो, पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। डन विद दिस? चलो आगे बढ़ते हैं फिर गाइस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, अब क्या है आइडियल सॉल्यूशन बच्चों? आइडियल सॉल्यूशन आर दोस सॉल्यूशन व्हिच ओबेज रॉल्स लॉ, ठीक है। तो लिख दो फिर, yes obey Raoult's law, that is ideal solution। okay, तो आपको सेंटेंस लिखना है, the solution which obeys the Raoult's law is ideal solution। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स क्या है? पहली पार्ट तो यही होगी, that is it's obeys the Raoult's law। okay, enthalpy of mixing will be 0, तो डेल्टा MIXH will be 0। enthalpy of solution of ideal solution is equal to 0।
दैट इज, तो डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का सिंबल प्रेजेंटेशन क्या है, डेल्टा एच, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू 0, क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ आइडियल सॉल्यूशन विल आल्सो बी 0, तो डेल्टा MIXV, तो there is no change in volume, so that is 0. And finally we have to write that last point in this solution. In this solute solvent interaction, solute solvent and solute solvent interaction are comparable, ठीक है, solute solvent solute solvent solvent and solute solvent interactions are comparable, यानी नियर अबाउट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सेम है, अंडरस्टूड। तो गाइस सिंपल सी चीज है, देखो आइडियल सॉल्यूशन ओबे रॉल्स लॉ, डन विद दिस, द सॉल्यूशन व्हिच ओबे द रॉल्स लॉ आर कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन, राइट, क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे फिर, डेल्टा एक्स, डेल्टा एच इक्वल टू 0, डेल्टा वी इक्वल टू 0 एंड सॉल्यूट सॉल्यूट, देखो इंटरेक्शन सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट सॉल्यूट में होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट में होगा एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट में होगा, तो ये सारी इंटरेक्शन है वो कंपेरेबल है। चलो आगे, नेक्स्ट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन एग्जैक्टली अपोजिट जाएगा बच्चों, है ना, डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ, क्या है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ, डन, क्लियर हो गया, इतना चीज कर लो, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन खत्म हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज व्हाट, द कोलिगेटी प्रॉपर्टी, ठीक है, कोलिगेटी प्रॉपर्टी, हाँ जी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, द प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, लिख दो यहाँ पे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, बस इतनी लाइन आपको याद रखनी है बच्चों, ठीक है, आप सेंटेंस पूरा पूरा बना पाओगे। देखो यहाँ पे एकदम शॉर्ट में आपको सीधा सीधा जो सेंटर पॉइंट है आंसर का वो मैंने यहाँ पे बता दिया है, दिस इज द सिंपल वे एंड इजीएस्ट वे टू रिमेंबर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, ठीक है, लाइक आइडियल सॉल्यूशन ओबे रॉल्स लॉ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ, हियर रॉल्स लॉ पार्शियल वेपर प्रेशर, ये देखो सिंपल सी चीज है, पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन, यानी मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन, तो आप इतनी चीज याद रखो तो आप पूरा उसका सेंटेंस बना पाओगे। समझ में आ रहा है चीज बच्चों, ओके, डन विद दिस, ठीक है, आगे बढ़ लेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ओके, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अ सोल्यूट पार्टिकल एंड आगे लिखेंगे दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल। तो ये गाइस, ये देखो यहाँ तक तो हम लोग पहुंच गए, यहाँ से हमने शुरुआत कर ली थी, हम यहाँ तक तो आ ही गए हैं, ओके, 1.5 यू नो इस पेज का ऑलमोस्ट से यहाँ तक हाफ ऑफ द पेज आ ही गया ऑलरेडी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो हमने लिख दिया, अब शुरू करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, दैट इज द फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ओके, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ जिससे मैं टाइम कम लूँ एक्चुअली वीडियो का भी, ठीक है, तो इसीलिए मैंने वीपी लिखा है, वीपी यानी बच्चों वेपर प्रेशर है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डिनोटेड बाय डेल्टा पी, ठीक है, तो आपको सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद रखना है बच्चों, दैट इज डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट वन माइनस पी वन, ठीक है, क्या याद रखना है, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट वन माइनस पी वन, जहां पे पी नॉट वन क्या है बच्चों, पी नॉट वन नॉट आया है बच्चों, ये सॉल्वेंट के लिए, सिंपली नॉर्मली लिखा तो सोल्यूशन, यानी आप लिखो, आपको याद रखना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा पी से, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद रखो, सारी चीजें याद हो जाएगी, इट इज द डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन, पी नॉट वन लिखा, ऊपर रेस टू पावर 0 लिख दिया, दैट इज नॉट, तो फिर वो सॉल्वेंट के लिए होगा, एंड सिंपली लिखा वो टर्म तो वो सोल्यूशन के लिए होगा, ये याद रखना है, डन, क्लियर हो गया, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, रॉल्स लॉ फॉर सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, रॉल्स लॉ हमने ऑलरेडी पढ़ा यहाँ पे,
देखो रॉल्स लॉ तो कहाँ पे हो गया, ये रॉल्स लॉ हमारा हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, चलो तो रॉल्स लॉ लिख लेते हैं। हाँ जी, रॉल्स लॉ किसके लिए है, बट पूरा हेडिंग लिख लेते हो, रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल, ओके, रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सिंपली वही स्टेटमेंट याद रखना है जो हमने ऑलरेडी उस तरह से याद रखा था जिसके लिए रॉल्स लॉ फॉर अ वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, रॉल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट that is equal to vapor pressure of pure solvent multiplied by its mole fraction, multiply by its। अब बच्चों एक ही चीज तो लॉजिक लगानी है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो सोल्यूशन किसके लिए, किसका सोल्यूशन है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। ठीक है, तो रॉल्स लॉ हम लोग देख रहे हैं फॉर सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट तो इवोपरेट होगा नहीं, यानी वेपर प्रेशर में वो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, राइट। तो इसीलिए सिर्फ वेपर प्रेशर में क्या होगा, कौन पार्टिसिपेट करेगा, सॉल्वेंट। तो जो स्टेटमेंट है बच्चों, ठीक है, ये हमने जो स्टेटमेंट पढ़ा था, पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे प्योर कंपोनेंट के प्लेस पे आएगा क्या, सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो गाइस देख लो, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर के प्लेस पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट्स द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर एक्चुअली दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। सिंपल सी चीज है, वहां प्योर कंपोनेंट था, यहाँ पे सोल्यूशन है। इतना इजी है ये चीज, अंडरस्टूड, क्लियर हो रहा है। ठीक है, चलो ये भी यहाँ पे हमने खत्म कर दिया। नाउ विल गो फॉर दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने ले लिया, अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लिख लेते हैं। ओके, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी बच्चों क्या है, इट्स अ रेशियो ऑफ, ठीक है, इट इज अ रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो हमने ऑलरेडी लिखा डेल्टा पी, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी क्या, पी नॉट वन माइनस पी वन डिवाइडेड बाय पी नॉट वन। तो देखो दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया था, व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, याद रखो डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी नॉट वन, डेल्टा पी पी नॉट वन माइनस पी P1, तो P01 minus P1 divided by P01 is the relative lowering of vapor pressure. Simple. A ratio of lowering of vapor pressure to the vapor pressure of solvent is relative lowering of vapor pressure. ठीक है गाइस, चलो खत्म हो गया ये चीज। ठीक है, अब यहाँ पे मोलार मास, इसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग, मोलार इसी डेरिवेशन को। ठीक है, तो दिस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज एक्चुअली रिलेटेड विद द x2 which is equal to P01 minus P1 upon P01, that is equal to x2। x2 यानी क्या, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन किसका, सोल्यूट का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसी में कंटिन्यू करेंगे। सो हियर ये x2 लिखा, x2 यानी क्या, n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, n2 divided by n1 plus n2, number of moles of a solute divided by number of moles of solvent and solute for dilute solution। एक सेंटेंस एक हाईलाइट कर लेता हूं यहाँ पे, yes, for dilute solution this one n1 is greater than n2। अगर n1 greater than n2 है तो फिर यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे n2 divided by n1 only। n2 यानी number of moles of solute, n1 यानी number of moles of solvent। ठीक है, number of moles of solute is mass of solute upon molar mass। ठीक है, तो सिंपली फाइनल इक्वेशन हमारा हो जाएगा P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू W2 बाई M2 डिवाइडेड बाई W1 बाई M1। ठीक है, N2 W2 बाई M2, N1 W1 बाई M1। तो बच्चों इसी फॉर्मूले को हमें फिर यस और लिख सकते हैं P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। देखो तो बच्चों, डन,
क्लियर हो गया ये चीज, सिर्फ W2 इंटू एम वन अपॉन M2 इंटू W1, जस्ट सिंपल सा इक्वेशन है बच्चों। तो देखो कहाँ से लेके आए, जस्ट लिंक है एक दूसरे के साथ, ठीक है। P01 अपॉन P0 लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और P01 से डिवाइड कर लो, तो दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विच इज एक्जैक्टली इक्वल टू मोल फ्रैक्शन x2, x2 यानी क्या बच्चों, दैट इज N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, बट फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन N1 इज ग्रेटर देन N2, तो ये N2 निकाल देते हैं यहाँ पे, तो फिर N1 डिवाइड बाय N1 N2 डिवाइड बाय N1 रहा, सिर्फ N1 N2 की वैल्यू पुट कर दो टू गेट द फाइनल आंसर। यहाँ पे हमारी पहली कोरिगेटिव प्रॉपर्टी दोस्तों क्लियर हो गई। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। ओके चलो आगे, अभी तीन ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, द नेक्स्ट वन, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन, यस, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डेल्टा टी बी, उसका इक्वेशन, ठीक है। चलो सिंपल सा एक डेरिवेशन है, पहले तो आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, ये आ गया ये कोर्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये क्या है, दैट इज वेपर प्रेशर, ये है टेम्परेचर, डन। अब ये आपको दो ग्राफ ऐसे ले लेना इस तरह से, तो ये हो गया आपका 760 mmHg, 760 mmHg यानी बच्चों 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना टेम्परेचर आएगा तो वो क्या करेगा, वो हो जाएगा, आई मीन वेपराइज होना स्टार्ट होगा। तो चलो ये यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ये यहाँ पे ड्रॉ कर लो, इसको हम लोग कहेंगे T, दिस इज फॉर, ऊपर रहेगा सॉल्वेंट, नीचे रहेगा फॉर सोल्यूशन, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों T0B, ये आ गया TB, डन। चलो ये तो डायग्राम ड्रॉ कर लिया, डायग्राम के बेसिस पे लिखना है कि दैट, चलो कर्व ए लिख देते हैं, इसको कर्व बी लिख लेते हैं, कर्व ए रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, कर्व बी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज मोर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सिंपल सी चीज है, जस्ट डायग्राम के बेसिस पे आपको एक्सप्लेस कर देना है, डन। फाइनली आपको लिखना है बच्चों डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी, ये देखो ये फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी, जहां पे टीबी क्या है बच्चों, टीबी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, मैंने बोला था ना ऊपर नॉट रहेगा वो सॉल्वेंट के लिए होगा, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट हो, वेपर प्रेशर हो, वॉट एवर इट में भी, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब बच्चों मैथमेटिकली इट इज रिटन एज डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, अब मैं यहाँ पे कांस्टेंट टर्म डाल देता हूँ, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, ठीक है। एक और फॉर्मूला हमारा रेडी हो गया, चलो ये एक और फॉर्मूला रेडी हो गया, डन। ये फॉर्मूला याद रखना है, वो भी फॉर्मूला उसी को कॉरी फॉरवर्ड करूंगा मैं यहाँ पे, एम इफ एम यानी मोलैरिटी, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं मास ऊपर प्लेस कर लेता हूं तो फिर एक और आ जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू ये 1000 इंटू के बी इंटू W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1, ठीक है, M2 इंटू W1। ये लो बच्चों, ये हो गया हमारे लिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये पूरे स्क्रीन पर यही है चीज, ठीक है। याद रखेंगे डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी, टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, देयरफॉर डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम, वेयर केबी क्या है बच्चों, दैट इज इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म है, दैट इज इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। नाउ एम इज W2 अपॉन इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1, देयरफॉर डेल्टा टी, मैंने ओहो डेल्टा टी एफ लिख दिया था बच्चों, यहाँ पे डेल्टा टी बी लिखना है, ठीक है, डेल्टा टी बी, ओके चलो डन, डेल्टा टी बी, राइट। तो दिस इज डेल्टा टी बी, ओके पूरा ही ये इरेज कर ही लेते हैं, डन विद दिस, हो गया। चलो दूसरी हो गई, तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ले लेते हैं, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ सेम चीज है बच्चों, ये जो आपने पढ़ा यही चीज है, सेम चीज, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे याद रखना है, ये टीबी को रिप्लेस करना है टीएफ से, ठीक है, टीबी को रिप्लेस करना है टीएफ से, केएफ को रिप्लेस करना है केबी को रिप्लेस करना है केएफ से, बाकी सारा डेरिवेशन सेम है, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं पहले फटाफट, ठीक है। ओके यहाँ पे देखो
डन। ये हो गया वेपर प्रेशर, ये हो गया टेम्परेचर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ केल्विन। ये इंक्रीज हो रहा है, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ये क्या है, लिक्विड सॉल्वेंट, दिस इज सॉलिड सॉल्वेंट, दिस इज फॉर सोल्यूशन। सोल्यूशन का तो वेपर प्रेशर कम होता है तो वो कर्व नीचे ही आएगा। कर्व को नाम दे देता है, दैट इज ये कर्व ए बी है बच्चों। ये ए बी, ये सी, एक मिनट, हाँ, ये जो कर्व है दैट इज सी डी, ये ई एंड एफ, बस इतना कर्व याद रखो। Here vapor at point B, vapor pressure of liquid solvent and solid solvent at equilibrium, okay, and this is solution E, that is TF आ जाएगा यहाँ पे T नॉट F। चीज याद रखनी है, that is delta TF is equal to T नॉट F minus TF। अब ये थोड़ा सा डिफरेंस है कंपेयर टू दिस वन। ये देखो TB माइनस T नॉट B है, सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन। डेल्टा T नॉट F इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, चलो, डेल्टा TF is directly proportional to m, therefore delta TF is equal to KF into m if m is equal to W2 into 1000 upon M2 into W1, therefore delta TF is equal to 1000 into KF into W2 upon M2 into W1। ये हो गया हमारा ये फॉर्मूला, और एक ये नया फॉर्मूला, बस ये जो स्क्वायर किया है ये फॉर्मूला याद रखना है। चलो बच्चों, कहाँ से शुरुआत की थी, यहाँ से शुरुआत कर ली थी, ये कंप्लीट कर लिया हमने, ये कंप्लीट कर लिया हमने, बस इतना पार्ट बाकी है, बस इतना पार्ट बाकी है हमारा। हार्डली हमें और 5 मिनट लगेंगे और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चों, हार्डली 5 मिनट एंड देन वी आर डन विद दिस चैप्टर, ठीक है। इतने शॉर्ट टाइम पे देखो, इतने शॉर्ट टाइम पे सिंपल सी ट्रिक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद रखना है, डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, डायग्राम के बेसिस पे मैंने जो बोला वो लिखना है सिर्फ आपको, ओके। एंड देन ये छोटी छोटी जो पॉइंट्स है, TB माइनस T नॉट B, T नॉट F माइनस TF, सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन, सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, इतनी सारी चीजें। बाकी यहाँ जहाँ TF है, ये TB, KB है तो इधर KF, ठीक है, यहाँ पे TF है, जस्ट सिंपल सी KF, तो यही टर्म जस्ट इंटरचेंज हो रहा है, बाकी सारी चीजें। इतना इजी चैप्टर है दोस्तों। लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लेते बच्चों फटाफट, ओके। ऑस्मोटिक प्रेशर, यस, ऑस्मोटिक प्रेशर, अब यहाँ पे बच्चों 2-3 चीजें आपको लर्न करनी है, लाइक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ओके। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम में पूछी थी, कैसे लिखेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन, सिंपल सी है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डू नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ लार्ज सॉल्यूट मॉलिक्यूल। तो सिंपल सा जो पॉइंट है, ओके, मेन स्ट्राइक पॉइंट क्या लिखेंगे, नॉट अलाउ पैसेज ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल, बस इतना चीज ध्यान में रखो, नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सॉलिड मॉलिक्यूल को पास नहीं होने देता, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब डेफिनेशन बच्चों याद रखनी है ऑस्मोसिस की, ओके। अब ऑस्मोसिस कैसे याद रखेंगे, ऑस्मोसिस में क्या होगा, इट्स अ प्रोसेस वेयर फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो ऑफ सॉल्वेंट into solution through सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैं SPM लिख रहा हूं शॉर्ट में, वो आपको समझने के लिए, ठीक है। जस्ट सिंपल सी इतनी, फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन, फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सिंपल डेफिनेशन क्या है, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू सॉल्यूशन through semi-permeable membrane is known as osmosis. What about next one, that is osmotic pressure की definition भी तो याद रखनी है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारी डेफिनेशंस में अभी फटाफट कंप्लीट कर लेता हूं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, स्टॉप ऑस्मोसिस, ओके, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच स्टॉप्स द ऑस्मोसिस, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए क्या याद रखेंगे, स्टॉप्स ऑस्मोसिस, स्टॉप्स ऑस्मोसिस करेंगे,
हो गया। तो सेंटेंस लिख देना है आपने कि ऑस्मो हाइड्रोस्टैटिक प्रोसेस विच स्टॉप्स द ऑस्मोसिस। ओके, नेक्स्ट आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, याद रखो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, मैं यहाँ पे ओपी लिख रहा हूँ, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट है बच्चों हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये सारी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी है बच्चों। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा आपको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी लिखना है, चलो वो भी कल लिख लेता हूँ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, याद रखो, देखो तीनों चीजें साथ में आ जाएगी, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस वन दैट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड यहाँ पे लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो इतना चीज, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। सेंटेंस लिखना है, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन वेयर वन सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अनदर hypertonic solution, in the two solution where one solution having lower osmotic pressure than the another one, that is hypotonic solution। क्लियर हो रहा है? सिंपल सी लाइन में, सिंपल सी चीजों से आपको ध्यान में हो जाएगा कि क्या है एग्जैक्टली ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर स्टॉप्स ऑस्मोसिस, ठीक है। व्हाट इज ऑस्मोसिस? फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट into solution, solvent into solution through semi permeable membrane, and semi permeable membrane do not allow the passage of large molecule like solute। डन, सारे डेफिनेशंस बोर्ड एग्जाम में पूछे और सारे के सारे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट और इतने शॉर्ट पॉइंट में हम लोग उसको याद रख सकते हैं। डन विद दिस, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे चले जाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के। ओके, देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या लिखना है, दैट इज जनरली मैथमेटिकल इट इज रिटन एज ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू N2RT डिवाइडेड बाई V, ठीक है बच्चों। अब ये N2N यानी नंबर ऑफ मोल्स, V यानी वॉल्यूम, तो इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे पाई इज इक्वल टू MRT। ओके, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इज सेम इक्वेशन को यही और पाई इज इक्वल टू N2RT डिवाइडेड बाई V। अब बच्चों N2 यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट, number of moles, mass upon molar mass, simply pi is equal to W2RT upon M2V। चलो हो गया बच्चों, इतना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक तो याद रखो इन द फॉर्म ऑफ MRT, एक तो याद रखो इन द फॉर्म ऑफ pi is equal to W2RT upon M2V। फाइनली हमें याद रखना है बच्चों वेंट ऑफ फैक्टर, ये लास्ट पॉइंट है हमारा टॉपिक का। वेंट ऑफ फैक्टर दैट इज I, ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ, ये सिंपल सी डेफिनेशन है जहां पे यहाँ पे आपको रेशियो लिख देना है, ठीक है। चलो क्या है रेशियो? अ रेशियो ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डेफिनेशन वही है जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय colligative properties of non-electrolyte। चलो डन, colligative properties of electrolyte upon colligative properties of non-electrolyte। अब इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो रेशियो डेफिनेशन यही है, रेशियो वर्ड डाल देना है, इट इज द रेशियो ऑफ colligative properties of electrolyte divided by colligative properties of non-electrolyte is known as Van't Hoff factor। हो गया आज काम, it is the ratio of colligative properties of electrolyte divided by colligative properties of non-electrolyte known as Van't Hoff factor। done। okay, finally हमें याद रखना है that is I is equal to delta TF divided by delta TF naught electrolyte upon non-electrolyte, similarly delta TB upon delta TB naught delta P upon delta P naught which is equal to pi upon pi naught, ठीक है। that is depression in freezing point of electrolyte upon non-electrolyte, elevation in boiling point of electrolyte upon non-electrolyte, lowering of vapor pressure of electrolyte upon non-electrolyte, osmotic pressure of electrolyte upon non-electrolyte। done। modified equation क्या है बच्चों?
मॉडिफाइड इक्वेशन तो आपको सिंपली वही याद रखना है जो आपने याद रखा है, सिंपली आपको इसमें आई 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 प्लेस कर देना है। ये सारे इक्वेशंस है, देखो मॉडिफाइड इक्वेशन यहाँ पे सिंपली ये इक्वेशन तो मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। ये सिंपल ये इक्वेशन है पी नॉट, आई एम सॉरी, यही इक्वेशन डेल्टा पी अपॉन पी नॉट वन इज इक्वल टू आई इंटू एक्स टू। बस ये चीज आई आई यानी इवेंट ऑफ फैक्टर, तो वो इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे आई इंटू डब्ल्यू टू इंटू एम टू अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन, बस ये चीज होगी यहाँ पे, ठीक है। वो मैं लिख नहीं रहा हूँ वहाँ पे, आपको यहाँ पे ओरली बता रहा हूँ, राइट। यहाँ पे चीज डेल्टा टी बी सिंपली ये जो है आई इंटू थाउजेंड इंटू के बी इंटू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन, आई लिखना है सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट है डेल्टा टी एफ आई इंटू थाउजेंड इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन, आई इंक्लूड करना है सिर्फ आपको। यहाँ पे भी जस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, हियर दिस इज पाई इज इक्वल टू आई एम आर टी, ये देखो आई ऑस्मोटिक प्रेशर। बस इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है बच्चों, डन। तो ये हो गया मॉडिफाइड इक्वेशन एंड फाइनली या we're going to write the relationship between I and Van 't Hoff factor, so that is degree of dissociation and Van 't Hoff factor is related with this equation, alpha is equal to I minus वन अपॉन n माइनस वन, जहाँ पे अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आई क्या है Van 't Hoff फैक्टर, n यानी क्या बच्चों, दैट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। डन विद दिस, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया बच्चों। तो बहुत ही सिंपल सी इजी ट्रिक में, ठीक है, जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि सिंपल है, इजी ट्रिक में हमें वीडियो को हमें पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि सिंपल सी मेन स्ट्राइक पॉइंट, मेन जो इंपॉर्टेंट आंसर का जो मेन वर्ड है उसी के ऊपर स्ट्राइक करना है और अकॉर्डिंगली हमें आंसर याद रखना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एक और इजी ट्रिक के साथ बच्चों आएंगे हम लोग, ठीक है। ये एक ही पेज पर एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।